गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। स्टाफिंग का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में जितनी केस स्टडीज़ डिस्कस होंगी वो होंगी, जो बच जाएंगी वो आपको घर पे पढ़नी है, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्कर्स ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन। अंडरलाइन तो कर नहीं सकते आप लोग, अगर कर सकते तो मैं करवाता। न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन्स imported by the company to fulfill the increased demand. Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisor, and the supervisor is overburdened with frequent calls of the workers. Suggest how the supervisor, by increasing the skills and knowledge of workers, can make them handle their work independently. हिंदी में गार्गिया लिमिटेड कंप्यूटराइज्ड मशीन लेके आए हैं बाहर से, जो उनके लेबर्स को, उनके वर्कर्स को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बार बार किसके पास जा रहे हैं? सुपरवाइज़र के पास, कि प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प करो। अब बहुत सारे लोग बार बार सुपरवाइज़र के पास आ रहे हैं, तो वो बेचारा ओवरबर्डन हो गया, उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि वो सुपरवाइज़र उनकी स्किल्स बढ़ा सकें, उनकी नॉलेज बढ़ा सकें। ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ दैट वर्कर्स दैट विल डिराइव बाय डिसीजन ऑफ द सुपरवाइज़र। पहले तो आप एक बात बताओ कि सुपरवाइज़र ऐसा क्या करे कि वो अपने आप ही मशीन चलाने लग जाए, इंडिपेंडेंटली मशीन्स को हैंडल करने लग जाए। सर ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कौन सी वाली? ऑन द जॉब के ऑफ द जॉब? गलत, ऑन द जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सुपरवाइज़र है वो ऑलरेडी वो क्या है, ओवरबर्डन है। तो खुद का काम करेगा कि इतने सारे वर्कर्स को अलग अलग सिखाएगा। तो कौन सा आएगा? ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में कौन सा वाला? क्योंकि मशीन्स कौन सी है, कंप्यूटराइज्ड है, तो वैसे की मशीन ला के देनी पड़ेगी। तो फिर कौन सा आएगा? ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसके लिए क्या है, इसका आंसर है। अब आपसे पूछ रहा है 3 बेनिफिट भी बताओ कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग की एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट होगा? एक तो बेटर कैरियर, ज़्यादा अर्न करेंगे, और लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ठीक है। ये 3 इसके वो हो गए। इसके बाद 7A और 7B है। बी वाला भी सेम टू सेम है, और करके बस नाम पते चेंज कर रखे हैं, बाकी केस स्टडी वही के वही है। हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा? एक, हमारा जो सुपरवाइज़र है वो ओवरबर्डन है, तो ऑन द जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता, ऑफ द जॉब। जो मशीन्स लाए हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, तो आपको क्या चाहिए? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग चाहिए। आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज IMA। IMA मतलब कहीं का नाम होगा, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें। ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। मोहित गुप्ता कंपनी में ही काम करता है, मतलब कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, और वो इस कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्रूट करता है। द कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनीज। येलो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम क्या है? वो दूसरी कंपनीज को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उनके लिए काम कौन कर रहा है? मोहित गुप्ता। वो उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लाके इकट्ठे करता है, और ये अगली कंपनीज को सप्लाई करते हैं। द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। जो गार्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है, किसके लिए जाने जाते हैं? इनकी ईमानदारी के लिए और इनकी पंक्चुअलिटी के लिए। जब भी ऐसी नैतिकता की बात आ जाए, कैरेक्टर्स की बात आ जाए, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई वैल्यूज़ आपसे ज़रूर पूछेगा, है ना, और यही वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। मोहित गुप्ता इज़ वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड पीपल। भाई सिक्योरिटी गार्ड ही तो है, डंडा लेके बैठना ही तो है उनको। तो मोहित गुप्ता उनके गांव में अच्छे से जाना जाता है कि जिनको भी बेरोजगार लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड लोग हैं, उनको ये मोहित गुप्ता नौकरी पे लगवा देता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है? लोगों को अपॉइंट करवाना, ठीक है। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कौन सा वाला? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन सा वाला? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये मोहित गुप्ता कौन हो गया? लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका लिंक इसके विलेज के सारे लोगों से भी है और कंपनी से भी है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये गांव से लाके बंदे प्रोवाइड कर देता है। स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस सोर्स का कौन सा? लेबर रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। आ जाओ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का एक डिसएडवांटेज बताओ आप। बैक पाइपर वाली कहानी,
सब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो बाकी सारे भी छोड़ के जाएंगे। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर मैस्लॉज नीड्स ऑफ हायरार्की। ये आप लोगों ने आइदर चैप्टर 1 में ही पढ़ा है, मैस 1 या बेसिक प्रिंसिपल्स में ही पढ़ा है। मैस्लॉज नीड के सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, फिर साइकोलॉजिकल नीड, फिर सिक्योरिटी वाली नीड। ये 3 अलग अलग हायरार्की की नीड है। स्टाफिंग वाले चैप्टर का नहीं है। आपको याद आएगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ नौकरी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और उनके स्टेटस से, उनके प्रमोशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो नीड फुलफिल हो रही है वो है ओनली एंड ओनली फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा और मकान वाली नीड उनकी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर खैर पढ़ा तो है, लेकिन तुम्हें याद कुछ भी नहीं होगा। मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेरे को नोट दे बेटा, वही बता दूं। ओके, आपने ये मैस्लोज नीड वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में है कि जब हम किसी को डायरेक्शंस देंगे, उससे काम के एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उसकी नीड क्या है, अभी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल पे है। तो सबसे छोटा जो लेवल होता है, डायरेक्टिंग के 2nd पेज पढ़ रहा हूँ मैं, सबसे छोटा वाला जो लेवल होता है वो होता है बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी, कपड़ा, मकान वाली। फिर होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, कि जब मुझे नौकरी मिल गई, मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ, तो अब अगली जो मेरी नीड है वो है मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। मतलब मुझे बिलोंगिंगनेस चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी नौकरी जब चाहे मर्जी पड़े कोई छीन नहीं सकता, मैं यहाँ पे परमानेंट हो गया हूँ। ये क्या है, मेरी सिक्योरिटी नीड। अगली है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना समझ के काम लो। देन है फिर एस्टीम नीड्स, मुझे मेरे स्टेटस की परवाह है, मुझे डेजिग्नेशन चाहिए अच्छा सा कि मैं सबको बता सकूं कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पर हूं। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सर ये नीड किस काम में आती है? डायरेक्टिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयज़ जिनको अभी अभी आपने सेलेक्ट किया स्टाफिंग के प्रोसेस से, उनसे आपको अच्छे से अच्छा काम करवाना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेना है, तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है उनकी नीड्स से। जैसे अगर मान लो प्रेम को बाइक पसंद है, तो इसके पापा क्या कहेंगे, बेटा तेरे 90% आ जाएंगे, तेरे को हायाबुसा दिलाऊंगा, ठीक है। और हितेश को तो कार्स पसंद है, तो उसकी मम्मी कह रही है बेटा तेरे 90% आ जाएंगे, तेरे को मैं एस्टन मार्टिन दिलाऊंगा, ठीक है। ओह मतलब अब मेरी बात सुनो, हितेश के पास साइकिल भी नहीं है और उसकी मम्मी कह रही है एस्टन मार्टिन दिलाऊंगा, जो मतलब पूरे कोटा में किसी के पास नहीं है। तो हितेश को पता है कि तो मम्मी बत्ती दे रही मेरी है कि नहीं, बेवकूफ़ बना रही मेरे को, तो हितेश मोटिवेट होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हितेश के पास स्प्लेंडर है, पैशन है, और इसको इसकी मम्मी बोले मैं तेरे को पल्सर दिलाऊंगी, या फिर हितेश अपनी मम्मी को जानता है कि जो कहती है कर देती है, और कहती है मम्मी मैं रॉयल इनफील्ड दिलाऊंगी, तो हितेश जान रहा है कि हाँ ये सच बोल रही, ये मैं अगर मेहनत करूँगा तो मेरे को दिला देगी। लेकिन यूँ कहेंगे मैं कार दिलाऊंगी तो ये मोटिवेट नहीं होगी, उसको पता है कि ये झूठ बोल रही। लेकिन अगर बाइक की बात करेंगे तो फिर ये मोटिवेट हो जाएगा। और जहाँ मेरे जैसे बच्चे के पास जिसको कैरम बोर्ड लाने के लिए भी नीचे ज़मीन पर लौटना पड़ा, तो और मेरे पापा कहें कि तेरे को मैं कार दिलाऊंगा तो 12th में अच्छे परसेंटेज ला, तो मैं कहूँगा पापा साइकिल का वादा करो तो मैं तो आपकी बात भी मानूँ। इसका मतलब बंदा मोटिवेट होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। जो उसकी नीड हो वो फुलफिल कर दो तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो अभी जो सिक्योरिटी गार्ड की नीड्स पूरी हो रही हैं वो कौन सी? सिंपल बेसिक वाली फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। नौकरी मिल रही है ना, परमानेंट तो हमने किया नहीं, उनको स्टेटस तो दिया नहीं कि आप मैनेजर हो, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो चाहिए नहीं, तो ये बेसिक वाली नीड है। अभी इसको और भी डिटेल अपन डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी इन द अबव स्टेटेड केस। कोई सी भी 2 वैल्यूज, एक तो पंक्चुअलिटी वाली और एक इनका, एक कौन सा बोला था उन्होंने, ऑनेस्टी वाली, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली, ठीक है। कि मोहित वहाँ पे क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ला रहा है, ठीक है। आ जाओ बेटा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ आप लोग। प्रशांत, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर रग्स फॉर यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्रीज। और आपको अंग्रेजी समझ में आती नहीं होगी। देवांश, रग्स का मतलब? लक्ष्य, रग्स का मतलब? रग्स, RUGS। किसी को भी नहीं पता रग्स का मतलब? किसी को भी नहीं पता? अबे वो तो ड्रग्स होता है, ढक्कन, दवा। और जहां जिसकी सोच होती है वही सुनते हो वो लोग। अभी अपन आगे चल के डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। कर लिए जल्दी सर्च। रग्स का मतलब होता है कारपेट्स, ठीक है, गद्दी, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि कौन है भाई साहब हमारा हीरो? प्रशांत की कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो क्या बनाना चाहता है? कारपेट्स बनाना चाहता है। He decided that this manufacturing unit will set up in rural area so that the people of that area will have more job opportunities। ये वापस से किसकी बात करेगा? वैल्यूज़ की। क्या जरूरत आ गई तेरे को तेरी भलाई दिखाने की कि नहीं नहीं ये फैक्ट्री कहाँ डलेगी? गांव में ही डलेगी कि वहाँ के लोगों को मैं क्या दे सकूँ? रोजगार दे सकूँ। तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पूछेगा। फॉर दिस ही वॉन्टेड 4 डिफरेंट हेड्स। 4 उसको मुखिया चाहिए, 4 बंदे चाहिए उसको मेन। पहला, हेड्स ऑफ सेल्स, अकाउंट्स, purchase and production department. He decided that one of them will be differently abled person। एक तो उसको लंगड़ा लूला चाहिए, differently abled। दूसरा, another from a minority community, दूसरा minority से चाहिए उसको। तीसरा, one from disadvantaged section of society, मतलब पिछड़ी हुई जाति का कोई चाहिए उसको अगला। Then he gave an advertisement in the newspaper for the above vacancies। मुद्दे की बात, उसने 3-4 वैकेंसीज के लिए क्या कर दिया? एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़पेपर को, ठीक है। आप समझ रहे हो कि निशाना कहाँ जाने वाला है हमारा? आइडेंटिफाई। अब देखो वही मैं बात बोल रहा हूँ, केस स्टडी पढ़ के आप किसी एक डायरेक्शन में चले जाते हो और आपका माइंड कह देता है कि हाँ ये आंसर है। जैसे उसने बोल दिया कि सर उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो ये तो एक्सटर्नल सोर्स है, एडवर्टाइजिंग वाला इसका पॉइंट है। न्यूज़पेपर और जर्नल में हम क्या दे देते हैं? एडवर्टाइजिंग दे देते हैं। और फिर वो गांव का उद्धार करने जा रहा है तो रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा, वहाँ के लोगों को नौकरी दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाएगा। सारा आंसर हमें पहले ही पता पड़ गया। क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, क्वेश्चन में ये सब कुछ भी नहीं पूछ रहा हो। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स प्रशांत हैज़ टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसीज। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगले 3 स्टेप कौन से होंगे? तो ये एडवर्टाइजिंग कौन से स्टेप का माल है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद के 3 स्टेप कौन से होंगे? सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वाह यार क्या बात है, सबको याद हो गया, गजब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज दैट प्रशांत वांट टू कम्युनिकेट बाय सेटिंग अप दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कौन कौन सी 2 वैल्यूज हैं? एक तो रूरल डेवलपमेंट और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Next, question number 10. Nishant, the director of a garment company, is planning to manufacture bags for the utilization of waste material from one of its garment factory। वो साला कारपेट बना रहा था, ये बैग्स बना रहा है। He has decided that manufacturing in Odisha where the people have job opportunities and labor is available at very low rates। अच्छा, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। वो तो गाँव में जा रहा था ताकि गाँव के लोगों को क्या दे सके? नौकरी। और ये कह रहा है मैं भी गाँव में जाऊँगा। क्यों? वेर पीपल हैव वेरी फ्यू जॉब, बेचारे के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उनको तो पहले मैं नौकरी दूंगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेम हो गया। पर ये तो लालची भी है। एंड लेबर इज अवेलेबल वेरी लो रेट्स, तो वहाँ पे लेबर भी कहाँ मिल जाती है? सस्ते में मिल जाती है। मेरा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। ही ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मैन एंड वुमेन। भैया वो मैन और वुमेन दोनों पे इक्वलिटी लाना चाहता है। ओके, वैसे तो वुमेन बढ़ के ही होती है मैन से, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, फिर भी वो सोचता होगा तो इक्वलिटी ले आएगा। फॉर दिस ही वांटेड 4 डिफरेंट हेड्स, सेल्स, अकाउंट, परचेज, प्रोडक्शन। ही गिवन एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट लिस्टेड 10 कैंडिडेट्स पर पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट।
आपको केस स्टडी पढ़ के यूँ दिख रहा था कि चल रहा है क्या ये, तो मेरे को देख उसको, ठीक है। केस स्टडी पढ़ के लग रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम नहीं है। वहाँ पे वो स्टाफिंग का प्रोसेस पूछ रहा था, यहाँ पे वो सिलेक्शन का प्रोसेस ढूंढ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन में क्या कर चुका है भाई साहब, वो ले चुका है, सिलेक्शन टेस्ट ले चुका है। सिलेक्शन टेस्ट के बाद के 3, बोल बेटा भावेश, सिलेक्शन टेस्ट के बाद के 3 स्टेप्स, वो तो सिलेक्शन टेस्ट के पहले का है, प्रीलिमिनरी, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद हाँ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर वो कुछ चेक वेक करते ना अपन, हाँ बैकग्राउंड चेक, फिर उसके बाद नहीं सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद जॉब ऑफर, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई याद है क्या हो जाएगा, सुना सारी शुरू से, अगर सुना देगा तो घर चल जाएगा, नहीं सुना पाएगा तो यहाँ रुक के याद करके सुना के जाएगा। याद है सुना देगा, ले बेटा पोस्ट कर दो, ये सुना रहा, याद करके सुना देगा, ठीक है। 2 वैल्यूज, कोई सी भी 2 वैल्यू पूछे, ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज, तो एक तो रूरल डेवलपमेंट और एक जेंडर इक्वालिटी, बोला उसमें साफ साफ कि मैन एंड वुमेन को दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, तो आप लिख लो, कहाँ लिखोगे, हाँ इसके लिए ना, इसके लिए ये 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा का भी आ सकता है, कि बहुत सारी केस स्टडीज़ में वो कहीं ना कहीं आपसे वैल्यूज़ पूछ ही लेगा, किसी न किसी केस स्टडीज़ में वह वैल्यूज़ पूछ ही लेगा। तो आप क्या करो कि आपके नोट्स में कहीं पे भी आगे पीछे किसी ने जगह दे रखी हो, इस चैप्टर के एंड में ही है, तो पहले तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा यूँ पेज को फोल्ड कर दो निशानी के तौर पे, और ऊपर लिख दो आप वैल्यूज़, ऊपर लिख दो आप वैल्यूज़। और अब जब कभी भी मैं आपको कोई वैल्यू बोलूं तो वो आप इस पेज पे आके नंबर से लिखते जाना, और जब आप एग्जाम देने जाओ तो ये जो 15-20 वैल्यूज़ मेरी इकट्ठी हो जाएगी, इनके नाम आप लोग पेपर देने से पहले पढ़ के जाना, 4-5 मार्क्स पॉकेट के मिलेंगे। 20-25 वैल्यूज अपन लिख देंगे, उन 20-25 वैल्यू का आप नाम भी पढ़ के चले गए ना, तो उसमें से कोई 1-2 तो वहां पे फिट बैठ ही रही होगी। तो लिख दो सबसे पहले यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, सेकंड लिख दो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड लिख दो डिपेंडेबिलिटी, फोर्थ लिख दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ लिख दो रिलायबिलिटी। आएगो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख के लिख लेना, कहाँ से रिपीट करूँ बोल। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी के साथ साथ ही लिख दो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबल, रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद लिखो आप लोग, एक और बोला था मैंने, एम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ से, कि वो जो अभी 2 हीरो लाए थे ना, वो दोनों हीरो क्या कर रहे थे, अपने गारमेंट फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकल रहा था उससे भी एक नई फैक्ट्री चालू कर रहे थे। तो ये क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर रूरल डेवलपमेंट लिख लिया ना आप लोगों ने, जेंडर इक्वालिटी लिख लिया, तो रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिपेंडेबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगली जो केस स्टडी पढ़ूंगा उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, इससे लिंक करने की कोशिश करना। बस अभी तक तो इतना ही। Harish, the director of a company, is planning to manufacture stuffed toys for utilizing waste material from one of its garment factories. सारे कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हैं, सारे वेस्टेज यूज कर रहे हैं। स्टफ टॉयज मतलब
टेडी बेयर नहीं, सॉफ्ट टॉयज बोलते हैं उसको अपन, है ना? ठीक है, सही बोल रहा है तू, सही सही पकड़े हैं। He decided that this manufacturing unit will be set up a rural area so that the people of that area will have more job opportunities. For this, he selected Rahman, Anita Banerjee, Harpreet Kaur and Umesh, a differently abled but very intelligent and creative person in designing, as the heads of sales, accounts, purchase and production departments respectively. तो ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, अ डिफरेंटली एबल्ड बट वेरी इंटेलिजेंट क्रिएटिव पर्सन डिजाइनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ उसने किसके लिए बोला है? उमेश के लिए। तीनों चारों के लिए नहीं बोली ये लाइन, ये सिर्फ उमेश के लिए है, क्योंकि उमेश क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्रिएटिव होने की जरूरत थोड़ी है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तुम क्रिएटिवली डेबिट थोड़ी कर सकते हो उसको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई and state the next 3 steps that Harish has to follow in staffing process after selecting the heads of different departments. बेटा अब रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन के बाद के 3 स्टेप क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रोजल। वेरी गुड, जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज दैट हरीश वांट्स टू कम्युनिकेट बाय सेटिंग अप दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक तो रूरल, गांव में जा रहा है, रूरल डेवलपमेंट, और एक वो अपना वेस्टेज यूज़ कर रहा है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? और आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वो लंगड़े लोले को भी दिया ना उसने नौकरी, उमेश को, उसको क्या बोलेंगे अपन? मैं वो कोई फैंसी नाम आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा है। आप इसमें लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी फॉर, जैसा ये बोलता है स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है? डिसेबल्ड हम भी नहीं बोलते, ठीक है? डिसेबल्ड नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मी बचपन से सिखाती है मेरे को कि लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तो नहीं सीखा, बाकी सब सीख गए। उनको स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, डिसेबल्ड नहीं बोलते, ठीक है? लिखना अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड। साहिल, the director of garments company is planning to manufacture bags for utilizing the waste material from one of his garment units. He decided this manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha where the people have very less job opportunities. मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है? ये एक ही चीज़ बार बार दे रखी है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, उसी का इन्होंने दूसरा नाम क्या लिख दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? हम सस्टेन भी कर रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं, मतलब वो वेस्टेज से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? साहिल भी गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है, वो भी कह रहा है कि मेरे पास जो वो वेस्ट निकल रहा है उससे मैं क्या बनाऊंगा? बैग बनाऊंगा, और उड़ीसा में ही जाके रूरल एरिया में ही बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और लेबर भी बहुत सस्ते हैं। ही ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी मैन एंड वुमेन। फॉर दिस ही सेलेक्टेड एस चैटर्जी, इंद्रजीत कांत, असलम और सरबजीत। 2 तो मेरे को आतंकवादी लग रहे हैं इसमें। एज हेड्स ऑफ सेल्स, अकाउंट्स, परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स दैट साहिल हैज़ टू फॉलो। यही सिलेक्शन हो गया। उसके बाद के 2 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज, वही वो, एक तो जेंडर इक्वालिटी हो गया, एक रूरल डेवलपमेंट हो गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है? ओके, फिर एडिशनल क्वेश्चन है तुम्हें पढ़ने हैं। कितने टोटल इसमें एडिशनल क्वेश्चन? 11 ही एडिशनल भी है। मोस्ट ऑफ देम तो सेम ही होंगे, जो सेम नहीं है वो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। ऑनलाइन वाले बच्चों को मज़ा आ गया क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है, उनसे मैं कुछ ओरली पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन वालों की पिक्चर बनाने में मैं फुल बिलीव करता हूँ। तो आज का आप लोगों का टास्क था एक्सटर्नल और इंटरनल के मेरिट्स और डीमेरिट्स, 2 तो ये, और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन और
ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, दो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। मैं सुनूंगा तो आप घर जाएंगे, नहीं तो इतिहास अपने आप को आज फिर से दोहराएगा। बाय, टाटा, सी यू।